India, good evening. You're watching the Times now. This is the News Hour. My name is Pranesh. There seems to be no shortage of challenges for the Congress. First, we saw the drama of a seat sharing between Congress and its alliance partners, the Uddhav Shiv Sena and Sharad Pawar's NCP. Now, senior Congress leader Naseem Khan has written a letter to AICC President Mallikarjun Kharge saying he won't be campaigning for the party candidates. He has voiced his disappointment over no Muslim candidate being given a ticket from any of the 48 Lok Sabha seats in Maharashtra. Naseem Khan has spoken on Times Now. This is what he said. मैं भी कहीं ना कहीं असमंजस में हूं। मेरे पास जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है कि मैं उनको क्या उत्तर दूं, क्योंकि उनकी जो भावना है कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक विचारधारा रही है हमेशा से, हमारे नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनकी जो नीति रही है कि सभी समाज के लोगों को हर क्षेत्र में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सरकार बन जाए तो मंत्रिमंडल में तो देने का सवाल हो, फिर चाहे सरकारी निर्णय लेते हैं तो उसमें सभी समाज को न्याय मिले, उसका ख्याल रखने की बात हो। और कांग्रेस पार्टी तो न्याय के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। तो अब इसी पार्टी में अगर हम अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदवारी देने के नाम पर न्याय नहीं दे सकते तो आज हमारे सामने एक सवालिया निशान खड़ा है। इसीलिए मेरे पास शब्द नहीं है, उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार कैंपेनर पद से और प्रचार समिति से त्यागपत्र दिया। In his letter, Naseem Khan has mentioned that he is resigning as the star campaigner in the third and fourth phase of the Lok Sabha polls. He also asked why no Muslim candidate was fielded in any of the seats. SP Abu Azmi has slammed the Congress, said that this is a matter of shame. Let's give you a lowdown of exactly what Naseem Khan expressed in his letter to the Congress party. The excerpts on your screen. He said that he's upset with party's unfair decision as none of the allies of the MBA have fielded a Muslim candidate. Khan has also resigned from the campaign committee of Maharashtra Lok Sabha poll. Samajwadi Party leader Abu Azmi echoed in full measure every word written by Naseem Khan, and he said that this must be addressed. It's a matter of shame that the Congress failed to accommodate a single Muslim candidate. Naseem Khan's letter has triggered a political slugfest while UBT Sena tried to downplay the issue. AIMIM gave an open offer to Naseem Khan and asked him to contest from their party. Congress party chief Mallikarjun Kharge has also dismissed the rift over Muslims. On the other hand, the BJP has seized this opportunity to fire the appeasement politics jibe at the Congress once again. देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मुसलमान बड़े नेता बहुत नाराज़ हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि नसीम खान भी नाराज़ होंगे, इसीलिए वो शायद कैंपेन नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज रॉन्ग। नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर तीन पार्टी की आघाड़ी है, तो तीन पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन ली है। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग। अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले, उसमें वो करेंगे। हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा। हम समझते हैं कि मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उत्तर भारतीय समाज में लोकप्रिय भी हैं, टिकट मांगने का उनको अधिकार भी है। लेकिन जब पार्टियां तय करती हैं, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, तो किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता है। ठीक है, अब टिकट नहीं मिला है तो नसीम खान जी जरूर थोड़े समय के लिए उदास हुए हैं, दुखी हुए हैं, नाराज हुए हैं। बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। हम नसीम खान जी को जितना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को रोकना इस समय उनका भी मकसद है, हमारा भी मकसद है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे कांग्रेस दल को छोड़ रहे हैं। अब मुंबई और महाराष्ट्र में भी वही हाल है। पराजय का डर कांग्रेस नेताओं को इतना सता रहा है कि कांग्रेस दल के साथ एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं रहना चाहता। उनके पास न नीति है, न नेता है, न उनकी नीयत साफ है। नसीम खान
जो मुंबई और महाराष्ट्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी आज साफ शब्दों में कह दिया कि वो स्टार प्रचारक करके नहीं रहना चाहते। और महाराष्ट्र का तो ये हाल है कि दो ऐसे दल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। Let's open this up. Shehzad Poonawala, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Rishi Bagri, political analyst, Lokesh Jindal, political analyst, Abdul Razzaq Khan, also on the show, IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party. Gentlemen, good evening. Lokesh Jindal, let me start by asking you, on one side, the Prime Minister has taken on the Congress, he has questioned your manifesto, equated it to the Muslim League agenda. Your leaders in the past have said that the first right on resources is of Muslims. And now your own leader, Naseem Khan, and he's not a greenhorn, has been a former minister. He's saying that the Congress has let down Muslims. No, absolutely not. Pradesh, I'll tell you something. When the party talks about the Muslims, it is talking about the section of population, the minority population, socially, educationally backward section of the population who deserve the rights enshrined in the Constitution as much as every other Indian does. The narrative of BJP, in fact, BJP lacks an understanding into the manner in which Congress ideology has knit India as a nation. With respect to the accusations that have been leveled up by Naseem Khan, I would like to say that the party has its own system of identifying leaders and those who would be contesting elections. It's open to all. Any person who has done considerable work on the ground for 5 years and is ambitious to contest elections goes through a screening committee. No, all this is procedural. Lokesh Jindal, people know this. What are you adding? What will you tell Naseem Khan? How will the Congress respond to him? I would say Mr. Naseem Khan is well aware about the entire procedure that is followed while deciding upon the candidate. Okay. And he should be well aware that ticket distribution is not done on communal grounds. Okay. So it is an individual's work commitment with respect to Ticket constituency. distribution is not done on communal religious lines. Then why do you accuse the BJP of not fielding enough Muslim candidates? However, let me bring in Shehzad Poonawala. Shehzad, why is the BJP making an issue of this? First of all, we have never considered that how many tickets you give to A community or B community becomes the standard of secularism. But because Congress has set the standard of secularism and their new slogan is Jitni Abadi Utna Hak. Now, according to this parameter, in Maharashtra, it is 10 to 12%, so at least 5-6 सीट्स पे इनका हक है। अब इनका हक दिया नहीं, ये कौन कह रहा है? शहजाद पूनावाला नहीं कह रहा है, नसीम खान, जाकिर अहमद, जीशान सिद्दीकी, अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के फ्रेंचाइज ओनर है वो। और उसके अलावा हक तो छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस के मंच पर बैठने भी नहीं देते। बदरुद्दीन अजमल हैज सेड कि आई वाज नॉट अलाउड ऑन स्टेज ऑफ इंडिया अलायंस क्योंकि मेरी टोपी, दाढ़ी और लुंगी थी। विजयन जी ने बोला ये कांग्रेस सबसे ज्यादा कॉम्युनल पार्टी है, इन्होंने भी बोला है विजयन जी को, लेफ्ट वालों को, कि आप कॉम्युनल है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि मुसलमानों ने इनके साथ जाकर हमेशा गलती की, इनको केवल दंगा और गुर्बत के अलावा कुछ नहीं मिला है। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, जलगांव, नेल्ली, ये सारे दंगे जिसमें 13,000 से ज्यादा मुसलमान काटे गए, ये केवल कांग्रेस ने दिए। और दूसरी बात, कांग्रेस ने एक समय पर कहा था उद्धव सेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मुंबई राइट्स, श्री कृष्ण रिपोर्ट आई थी, और आज उसी उद्धव सेना की गोद में बैठकर बोल रहे हम सेकुलरिज्म बचाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों ने भी देख लिया
कि कैसे इनका फायदा उठाते हैं। एक तरफ ये मुस्लिम मैनिफेस्टो बनाते हैं पर देना कुछ नहीं है, हिस्सेदारी कुछ नहीं देना है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की बात करती है। हम जिनका जिसका हक है उसको सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियों में देते हैं। टॉयलेट बनता है तो शिल्पा सुल्ताना दोनों का बनता है, खाना मिलता है तो मोहम्मद मोहित दोनों को मिलता है। ये होता है एम्पावरमेंट। जो कांग्रेस करती है वो केवल और केवल लूट है और बेवकूफ बनाना। Let me bring in IP सिंह quickly. IP सिंह साहब, अब आप देखिए आपके नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि शेमफुल आपको एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आप मिला, वहां अकोमोडेट नहीं कर पाए आप। देखिए, ये इंटरनल मैटर है, हम बैठ के इसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला को मैं ये समझाना चाहता हूं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की उंगलियां पकड़कर भारतीय जनता पार्टी ऐसे चल के वहां खड़ी हुई है और उस सूरज जैसे समाजवादी पार्टी को उंगली दिखाने का काम आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है। जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की समूचे महाराष्ट्र में। वहां जो इंडिया गठबंधन है 48 की 48 सीटें उत्तर प्रदेश की तरह जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की उस क्षेत्र में बैठा, मैनपुरी में बैठा हूं, इसके चारों तरफ कोई एक सीट नहीं है जिस पर बीजेपी का खाता खुल पाए। नहीं, वो बात तो ठीक है। देखिए वो तो खैर IP सिंह जी, देखिए वो अलग विषय है। लोग किसको वोट करेंगे, किसका खाता खुलेगा, किसकी जमानत जब्त होगी। शहजाद, आई थिंक ही वांट्स टू क्विक रिस्पांस एंड आई ब्रिंग इन ऋषि। क्योंकि इन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने सावरकर जी के विषय में क्या बोला था कि वो महान देशभक्त है और कांग्रेस उनको कायर डरपोक कहते हैं। और सुनिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के शब्द। आमच्या सोंडावाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, आता चावायचे तरी कोणाला। अब मैं माफी चाहता हूं कि ये शब्दावली ये मेरी नहीं है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की है, क्योंकि IP सिंह जी आपने कोट किया। अब बताइए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेसियों का सही वर्णन किया था ना? हाँ या ना बता दीजिए। बोलिए IP सिंह जी, आप बोलिए। शहजाद पूनावाला जिस बात को कोट करना चाहते हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देख कि जिस कश्मीर में जिनको आतंकवादी कहते थे, जिनको आतंकवादियों का संरक्षण देने वाला कहते थे, उसी के साथ सरकार बनाई। आज वो आपके साथ है, हमने तो लात मार दी उनको, चले हमने लात मारी, आपके साथ है। अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है। सुन लीजिए, आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सही बोले गलत बोल रहे? सरकार है क्या IP सिंह जी? और उसी अफगानिस्तान की उस तालिबान सरकार को मोदी सरकार मदद कर रही है, फंड कर रही है। तो दो तरह के चेहरे मोदी सरकार के, मोदी जी के हैं। अच्छा ठीक है, आप महाराष्ट्र से UP आए, मैनपुरी, अफगानिस्तान भी पहुंच गए, अफगानिस्तान वहां तक चले गए। देखिए काफी लंबा सफर आपने तय किया कम समय में। हमारे पास इतना समय नहीं है IP सिंह जी। मुझे देखिए बाकी लोग, अब्दुल भाई अभी तक बोले नहीं है, अब्दुल रज़ाक खान, आई विल कम टू यू, बट ऋषि बागड़ी, does the Congress now find itself in a situation that they'll be really needing something extraordinary to explain, not just to the voters but also to its own leaders? Your audio is not quite the best, Rishi. I don't know what's wrong. Okay, just is it okay now? Yeah, better now. Yes. Yeah. So I just want to tell you one thing जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एक मुस्लिम चेहरे को वोट टिकट नहीं दिया। ये दिल्ली में हुआ है, पंजाब में हुआ है, गुजरात में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सो 11 स्टेट्स में इनको क्या एक मुस्लिम चेहरा नहीं मिला? That's the big question we need to ask, because they talk about जितना आबादी उतना हक होना चाहिए, तो भाई उतना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे हो? आपको सारा मुस्लिम वोट चाहिए, आप डराओगे मुस्लिम्स को, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, और देखिए IP जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज क्यों बोल रहे हैं? और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं।
आप भाजपा से पूछते हो कि भाई भाजपा ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए, और अगर भाजपा बोलते हैं कि हम शायद नहीं दिए या नाममात्र दिए, तो आप बोलते हो कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है। और आप जब मायावती जी, सुनिए, ये देखिए दोगलापन मत कीजिए, देखिए अच्छा बात नहीं है। जब मायावती जी मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो आप बोलते हो कि मायावती इतना ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट क्यों दे रही है, ये तो हमारा वोट काटने के लिए दे रही है। तो आप दोनों गेम खेलते हो, आप भाजपा को भी बोलते हो कि आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे रहे हो, और जब मायावती ज्यादा देती है तो आपको दिक्कत हो जाती है मायावती से। तो ये दोनों गेम जो आप खेलते हो वो सही नहीं है। और देखिए, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है कोई कांग्रेस आज से नहीं कर रही है। 2004 में उन्होंने कोटा हटाया पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करने के लिए, तो वो तुष्टीकरण नहीं हुआ। जब 2006 सच्चर कमेटी बनाई और उसमें आर्म फोर्सेस को भी इंक्लूड कर दिया, तब उसमें तुष्टीकरण नहीं होता है। जब 2006 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुस्लिम, पर्टिकुलरली मुस्लिम एज अ माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम एज द फर्स्ट राइट ऑफ आवर नेशनल रिसोर्सेज, क्या वो तुष्टीकरण नहीं होता है? क्या आपके जो 26/11 का जो अटैक होता है उसके बाद आपके सारे लीडर्स आते हैं और बोलते हैं कि आरएसएस की साजिश है, तो वो तुष्टीकरण नहीं होता है? या मार्च 2014 में जब आपके ऑलमोस्ट मॉडल कोड लगने वाला होता है तो आपने 123 प्रॉपर्टीज उठा करके वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देते हैं, तब वो क्या तुष्टीकरण नहीं होता है? तो ये जो आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो ना, तो ये बड़ा एक्सपोज हो जाते हो, क्योंकि हर जगह आप बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हो। आप बदरुद्दीन को बुलाते हो, लेकिन रांची में आप उसको नीचे बैठा देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसको ऊपर बैठाओगे तो आपका हिंदू वोट चला जाएगा, इसलिए आप उसको नहीं बैठाते। शायद इसीलिए नसीम खान ने अपने चिट्ठी में ये लिखा है, मैं तो पढ़ रहा हूं, कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, कैंडिडेट क्यों नहीं? अब इसका जवाब कौन देगा? अब्दुल रजाक खान, आपको ऐसा सुन के कैसा लगा जब नसीम खान जैसे बड़े कद्दावर नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, कैंडिडेट क्यों नहीं? ये उनके शब्द हैं। प्रणीत जी, नसीम खान जी को बुरा लगा, जीशान सिद्दीकी जी को बुरा लगा, अबू आजमी जी को बुरा लग रहा है, बदरुद्दीन अजमल जी को बुरा लग रहा है, ओवैसी जी को, इन सब लोगों को बुरा लग रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए मान लिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी तो हम पर बुलडोजर चलाती है, बीजेपी तो हमको रिसेंटली इन्फिल्ट्रेटर्स करके बोलती है, घुसपैठिया बोलती है, हमको ये बोलती है कि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और ओपनली बोलती है कि इनका रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे जितना कुछ करना है एक सेक्युलर पार्टी, जितना मुसलमानों को किया उतना हिंदुओं को किया। एक सेक्युलर देश में सेक्युलर पार्टी जब वो लोग ओथ लेते हैं तो ये लोग ईश्वर के नाम पे कसम खाते हैं कि हम लोग इसके अंदर तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तो तुष्टीकरण नहीं हुआ। जितनी डेवलपमेंट होना था तो हर कम्युनिटी का इक्वल डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये पूछिए ना कि पिछले 10 सालों में, अब शहजाद पूनावाला जी ने इतने आसानी से कह दिया, इनसे पूछिए ना कि 10 सालों में मुसलमानों के साथ हुआ क्या है। खुलेआम दिन दहाड़े हम पे गोलियां चली हैं। एक तरफ से गौ माता की रक्षा बोलते हैं, दूसरे तरफ से बेशर्मी से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देती है, माँ की रिस्पेक्ट करने वाले माँ को बेच के उनका पैसा यू आर कंफ्यूजिंग इश्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे तो सर, उसमें तो हमाम में सब नंगे हैं, सबने पैसे लिए। आप कुछ ने पैसे लेके आप बोल रहे हैं कि ये जो पैसे हमने लिए वो सही है, लेकिन जो बीजेपी ने लिए वो गलत है। अब्दुल भाई, यू नो, देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ। एक मिनट प्रणीत जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना, मोदी जी कहते हैं ना, तो हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। यहाँ अच्छा, आपने में बोला जाता है गौ की रक्षा, उधर गौ की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी आपको देती है पैसा। Okay, so you believe the BJP has only paid lip service to the Muslims? That's a big charge. Shehzad, respond to that. What has the BJP done for the they have Muslims? I'll speak if Abdur ji stops interrupting. Abdur bhai, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने अपनी बात रख ली। प्रणीत जी, अगर मैं अपनी बात रख सकूं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3000 करोड़ था, 5000 करोड़ तक गया। 600 करोड़ एएमयू का बजट था, 1200 करोड़ तक गया। 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप्स आपके सरकार में दी गई, 3.14 करोड़ स्कॉलरशिप्स अब दी गई। मुद्रा लोन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, शौचालय हो, नल से जल हो, इस हर स्कीम में जितनी उनकी आबादी है उतना उनको अधिकार मिलता है। और सभी स्कीमों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मिलाकर 50% से ज्यादा उन्हीं को मिला
मिला है क्योंकि वो गरीब है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पहली बार पसमानदा समाज की बात किसने की? आपने तो कभी की नहीं। और मुझे बता दीजिए कि ये सारा आपने कहा कि देखिए इनको तो बुलडोजर तो अंसारी के घर पे चला, अतीक के घर पे चला, परंतु हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेली, ये दंगे कब हुए मान्यवर? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? किसने दिया और किसने वहां पर न्याय नहीं होने दिया? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्ट आपने कहा है, अभी प्रणेश जी 10 सेकंड के लिए डिबेट पॉज कर लो। आपको पता है ऋषि बागरी जैसा एक व्यक्ति बैठा है जो फैक्ट्स पे 100% है, ऋषि बागरी से पूछ लो या आप रिसर्च कर लो, बीफ इस देश में एक्सपोर्ट नहीं होता, काऊ का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता, प्रतिबंधित है। पर कितना बड़ा झूठ बोल गए ये इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं, अपने समाज को भी झूठ बोलते हैं। बताइए, नसीम खान आपके साथ है, उनको गालियां दे रहे कांग्रेस वाले। अरे बताइए, आप ही के नेता है वो, मतलब कि अगर नेता अपना अधिकार मांगे तो उसको अपमानित करना है। और देखिए एक जगह पर दिया है, और मैं आईपी सिंह जी को पूछना चाहता हूं, ओबीसी का आरक्षण छीन के एक पंजे ने मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दिया। अब आईपी सिंह जी बताइए, कर्नाटका में, आंध्र में, उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश की गई थी सलमान खुर्शीद के द्वारा, और रंगनाथ मिश्रा में तो लिखा है कि 27% ओबीसी का, मेरे ओबीसी भाई बहनों का छीन कर मुस्लिम को दे देंगे। आईपी सिंह जी आप हाथ दिल पर रख के बोलिए कि आप इसके साथ है। धार्मिक आधार पर आरक्षण पूर्ण तरीके से गलत है अंबेडकर जी के हिसाब से। आईपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार, आज ही उनके एक संत हैं जिसका प्रधानमंत्री जी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। तो बाबा साहब के किसके बारे में बोल रहे हैं? की बात, किसके बारे में बोल रहे हैं? बाबा साहब नहीं, किसके बारे में बोल रहे, जरा स्पष्टि से बात कीजिए। किसके बारे में? कौन सा संत है हमारा भाई? बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के लोग कर रहे हैं। नहीं, कौन सा संत है? नाम तो लीजिए आईपी सिंह जी, अभी आपने नाम बताइए क्या है? अरे भाई, जब आपने बोलने को मुझे कहा तो 1-2 मिनट तो बोलने दीजिए। नहीं, नाम तो लीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगाया, मैं इसका खंडन करता हूं, नाम तो लीजिए, दीजिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। किसने बोला? संविधान बदलने की बात लल्लू सिंह ने कहा। किसने कहा? ये जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के एक संत ने कहा, ये किसके बारे में बोल रहे हैं आप? बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं। बीजेपी जो कह रही है, नाम लीजिए उसका, कौन है वो? बीजेपी के जो कौन है वो, बोलिए, नाम लीजिए। अरे शहजादपुरा वाले से पूछ लीजिए कि आप बोलिए ना, आपने आरोप लगाया मान्यवर, वरना आप बताइए, कांग्रेस ने तो आरक्षण छीन कर ओबीसी समाज से दिया। कांग्रेस ने तो आरक्षण ओबीसी समाज से छीन कर दिया कर्नाटका में। ऐसे मत कीजिए, आप देखिए, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, आप कुछ बोलते हैं तो उसमें देखिए, आपने कहा कि बीजेपी के एक संत हैं जिन्होंने कहा कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। कौन से संत? आपको नाम लेने में क्या संकोच है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो जी, बोलिए। किसका नाम लेने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे थे बीजेपी के एक संत हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भैया, आप, मैं कह रहा हूं कि मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है? अरे देखिए, जनता देख रही है आईपी सिंह जी, अगर आप कुछ बोल रहे हैं। पर कर्नाटका में तो ओबीसी का छीना कांग्रेस ने, आंध्र में छीना कांग्रेस ने, रंगनाथ मिश्रा में छीना कांग्रेस ने, और सलमान खुर्शीद का कोटेड बयान में आपको दिखाना चाहता हूं, 9% छीन कर हम मुसलमानों को देंगे ओबीसी के कोटे में से, ये उनका स्टेटेड बयान है, मैं आपको बता सकता हूं। चर्चा करेंगे। लोकेश जिंदल, संविधान बदल देंगे। नहीं, कौन कह रहा है संविधान बदल देंगे? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। प्रणेश, कहना कम इन हो गया। नहीं, प्रमोद कृष्णम बीजेपी के कहा है आईपी सिंह जी? नहीं, प्रमोद कृष्णम बीजेपी के कहा है? इन्होंने कहा, प्रमोद कृष्णम ने कहा है। वाह वाह, वो तो कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम ने कहा। मैं चाहता हूं, एक खुलासा करना चाहता हूं टाइम्स नाउ पे। बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। जो बयान, सुनिए आईपी सिंह जी, सुन लीजिए, शायद फैक्ट चेक है। अभी इन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम लिया, इन्होंने अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम के तथाकथित बयान का नाम लिया जी। अब मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, ये बयान आचार्य का जो ये कह रहे हैं, ये 2023 में जब आचार्य कांग्रेस में थे तब का है। मतलब कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, मतलब कांग्रेस आरक्षण खत्म करके कभी मुस्लिमों को देना चाहती है। अब मैं आईपी सिंह जी आपको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के स्टैंड पर बोलिए, आप बोलिए कांग्रेस के स्टैंड पर बोलिए। आईपी सिंह जी, क्या ये जो है ये देखिए, भाग रहे नहीं, जाएंगे नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने।
मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से तुलना छोड़ के इंदिरा गांधी की करी है। उस परिवार ने सेक्रीफाइस दिया है, ये तो नाखून कटवा कर। अरे आईपी सिंह जी, आप कह रहे हैं बीजेपी के संत शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ये 2023 का बयान था। प्रमोद कृष्णम उस समय कांग्रेस के नेता थे, वैसे वो आज भी बीजेपी में नहीं है। नहीं, आईपी सिंह जी, आप तो ये आपने जो बयान दिया उस पर तो फैक्ट चेक हो गया आपका। लोकेश जिंदल, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड? Many in the Congress are also tweeting this clip. No, I must remind Shehzad that the Supreme Court has clearly stated with respect to Article 16 Clause 4 that in providing reservation for socially and educationally backward classes, there is a classification that must be judicially upheld. That cannot be given arbitrarily. Your entire accusation that arbitrarily the reservation was passed on to Muslims solely on the basis of religion is something that is absolutely rubbish, because if that would have been the scenario, the Supreme Court would have struck it down. It was struck down in Andhra Pradesh. Yourself. No, tell me. Andhra Pradesh में OBC quota was struck down, bhai. You must be it knowing was struck down. You don't know the facts. Guidelines. There are clear-cut guidelines that have been issued while according reservation under 16 Clause 4. On what basis are you saying this? If I fact check you on this also, what will you give me then? Will you then accept? No, that why should I give you? I have lots of better things to give you. Had you been there so in now person, I would have now given listen. you a Now listen. Good piece now of listen. my mind. Okay, listen to the counter. Lokesh Jindal, listen to the counter. Now I will give him another fact check, like I fact check Mr. IP Singh. सुनिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान। सर आप पहले पिछले बार भी छबल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत, ये 4% मुसलमानों को पिछड़े नहीं बोला उन्होंने बोला 4% सारे मुसलमान पिछड़े हो गए क्या? और ये तो मुसलमान का अपमान कर रहे। हमारे यहाँ तो आगे पीछे ऊपर नीचे जातियां नहीं होती, हमारे धर्म में जातियां नहीं है। अब्दुल जी को पूछो, अब्दुल रज़ाक, हमारे धर्म में जातियां कब से आ गई भाई? अब्दुल भाई, हमारे धर्म में जातियां कब से आ गई? देखिए, ये लोकेश बोल रहा है मुसलमान में जातियां हैं। बताइए अब्दुल जी, ये कहां से पैदा हो गई जातियां? पसमानदा है अब्दुल भाई, एक जल्दी से जवाब दे दीजिए, देन आई हैव अ लार्जर क्वेश्चन। पसमानदा है, मैं पठान हूं। पसमानदा और पठान वर्ग है, ये जाति कहां से हो गई भाई? ये तो मैंने पहली बार सुन रहा हूं कि मुसलमान जो कहते हैं एक उम्मा, एक कौम, पूरी दुनिया की एक कौम, उसमें अब जातियां आ गई। हम तो एक थाली में बैठकर खाते हैं, मौका मिलेगा ना बोलने का, एक थाली से खाते हैं हम लोग। There is enough minority representation on this panel. That is a fact. Rishi Bagri, you know, let's address the larger question. Why does the Congress shy away from walking the talk? Look what happened in Wayanad. IUML flags were missing. So while they have an understanding, flags nahi hai. Naseem Khan is exposing this mindset कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। नहीं, this is exactly the problem with the Congress is that they just need vote. उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, उनको एक वोट बैंक की तरह यूज करना है, उनको बीजेपी के नाम से डराना है कि बीजेपी आएगी तो आपके साथ ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो आपके साथ वो कर देगी। इन 2014 राहुल गांधी ने बोला था कि अगर बीजेपी आएगी तो हजारों खून की नदियां बह जाएगी, बहुत सारे राइट्स हो जाएंगे। 10 साल हो गया, राइट्स वर ऑल टाइम लो, राइट्स सबसे कम हुए, दंगे सबसे कम हुए, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द माइनॉरिटीज। अगर आप देखो तो माइनॉरिटीज को सारे बेनिफिट्स मिले, कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि जल जीवन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पीएम आवास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पीएम किसान में। जैसे जैसे सबका लाइन आता था, इसमें अगर माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटीज ठीक है, जिसमें अगर मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी ठीक है, तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एज सच। और सेकेंडली, ये जो मेरे जो फ्रेंड है जो बोल रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट होता था, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर इंडिया में बीफ का मीट बैन है, एक्सपोर्ट इज बैन। ओनली बोनलेस मीट जो बफेलो का होता है, शीप का होता है, गोट का होता है, वो ही परमिटेड होता है। और वो भी सोर्स जो करना होता है वो एक पर्टिकुलर आपके अबॉर्टर से कर सकते हैं, वो भी अपेडा रजिस्टर्ड होना चाहिए।
So again, he's talking something which is very false, and this need to be fact checked. नहीं अब्दुल भाई, आपको हंसी क्यों आ रही है? I think these people are racist, Pranesh. Why? Pranesh, just because buffalo is black, they don't, consider it to be their mother. I think you are trivializing this. You're playing with. They don't consider buffalo. You are playing with sentiments. You are playing with sentiments here, Abdul Razak Khan. I'm just telling you. Let's not do this. Let's not do this. Abdul Bhai, it is a ridiculous argument to make. Do you want to withdraw that comment? Do you want to withdraw that comment and apologize? Be hypocrites, saying that beef मतलब ये नहीं, beef मतलब वो नहीं. गौ माता होती है, रेस्पेक्ट करना पड़ता है. अरे गौ माता, गाय और भैंस अलग अलग क्या हो गया अब्दुल भाई? लिया ना इन लोगों ने. अरे भाई आप स्कूल गए थे कि नहीं गए थे? इन लोगों ने गाय और भैंस बेशर्मी की हद है. यहाँ मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? आप ये क्या सुन रहे हैं? आप ये सुन के ले रहे हैं भाई, ये गौ माता का अपमान कर रहा है. आईपी सिंह जी ये सुन के ले रहे हैं. वो बोल रहे हैं गाय और भैंस एक ही है. आईपी सिंह जी, आवाज आपकी सुन लीजिए. क्यों नहीं है? सुन लीजिए. गाय और भैंस एक कैसे हो सकती है? अब्दुल भाई क्या बोल रहे हो आप? मक्कार लोगों के बारे में मुझसे भी कुछ सुन लीजिए. मैं 29 साल रहा हूँ. No, one person at a time. Abdul Bhai, let IP Singh ji speak. ये देश को लूटने के लिए. अरे IP सिंह जी, लूटने के लिए फिर आप वहां चले गए. गाय और भैंस में डिफरेंस है कि नहीं? गाय और भैंस में डिफरेंस है? सुन लीजिए साहब, आप ये बताइए, गाय और भैंस में डिफरेंस है? हमें भी तो बोलने. अरे बोलने तो दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब देंगे ना. आप तो एक ही रिकॉर्ड चला रहे हैं बार बार. IP सिंह जी बोलिए ना, आप तो वरिष्ठ नेता हैं. गाय और भैंस में डिफरेंस है कि नहीं? क्या गौ मांस हिंदू खाता है? क्या भैंस की मांस हिंदू खाता है? तो ये उनको समझाइए, अब्दुल भाई को समझाइए. पिंक रेवोल्यूशन की बात प्रधानमंत्री कहां से देश में आए? आज देश में सबसे ज्यादा मांस एक्सपोर्ट हो रहा है. अरे तो मांस, वो बीफ की बात कर रहे हैं, आप मांस पे चले गए. डॉलर कमा आईपी और कुछ में एक्सपोर्ट नहीं. आई डोंट नो. का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है मांस एक्सपोर्ट में. एक्सपोर्ट मांस के बिजनेस में कपिल सिब्बल का बिजनेस है. IP सिंह जी क्या हो गया सर? सिब्बल का बिजनेस है, उनको राज्यसभा भेजा आपने. यदि मांस का ही है तो कपिल सिब्बल का इंटरेस्ट है इसमें. बताइए, अब बताइए उनको राज्यसभा क्यों भेजा? उत्तर प्रदेश में. अच्छा नहीं, देखिए IP सिंह जी, जवाब देने में फंसेंगे आप. नहीं बन रहा आपसे, कोई बात नहीं. देखिए होता है, इट्स ओके. लोकेश जिंदल, भारत में मीट का आयात बढ़ गया. पिंक रेवोल्यूशन पर प्रधानमंत्री. वो मीट का और बीफ में डिफरेंस. IP सिंह जी आर यू सीरियस? 2024 के बीच क्या बोल रहे हैं IP सिंह जी? ने जो कुछ कहा है, अभी ऋषि बागड़ी ने फैक्ट चेक किया, तो आप देखिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं. पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. भाई वो बोल रहे हैं गाय और भैंस एक ही है. कपिल सिब्बल की पत्नी का आर्शिया एक्सपोर्ट्स में स्टेक है, जो मीट एक्सपोर्ट करता है. अब बता दो IP सिंह जी, आपके वकील है वो. बताइए. बीजेपी. अरे हमको छोड़ दो भाई, गाय और ओके, लेट्स एड्रेस द लार्जर क्वेश्चन. लोकेश जिंदल, people who are raising, the Congress party is now under attack from its so-called vote bank, because look, Naseem Khan is saying it. Now don't come after the anchor. वो बोल रहे हैं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं. And there are other leaders also. I have the statements. I don't want to get into reading it, but you know about them. Why is there this perception issue कि जो Muslims हैं वो बोल रहे हैं कि you are paying lip service, the BJP is saying you are doing minority appeasement? No, Pradesh, we have seen that when there were state assembly elections, the Congress has never differentiated. The tickets had been given to Muslim candidates. In fact, Karnataka election is one very big example. But when you talk about parliamentary elections, the size of the constituencies and the manner in which the elections are to be conducted, the manner in which ground level worker and the entire coordination takes place, there are a lot of factors that come into play when the name of candidates are to be announced. And I would again say that Congress and its ideology believes in upholding secular credentials of the Constitution and idea of India in taking all its decision.
whether it is nominating the candidates, whether it is the campaign, whether it's the manifesto, whether it's the ideals on which the party is supposed to contest elections and play the politics. Unlike BJP, which tends to switch as per its convenience. Quick comment, Shehzad, I'll have to take a break. 20 seconds is all you have. The fact is that neither in Rajasthan nor in Madhya Pradesh did Congress give anywhere close to what is commensurate to the population of Muslims the tickets in the assembly elections. So Lokesh Jindal, please stop lying, first of all. And secondly, how many CMs has Congress made out of Muslim community apart from Jammu Kashmir in the last 40 years? Just name. Outside Jammu Kashmir, which is Muslim dominated. I just want to one CM. Forget the Chief Minister Jishan. I remember Jishan Siddiqui had said that the Congress says it stands behind Muslims. But has any Muslim leader ever become a Pradesh Congress Committee president in Mumbai? So it's your own saying that once again. But anyways, we've run out of time. I thank all of you for joining us on debate number 1 on the News Hour. Viewers, a quick break. We return with lots more on the other side. Stay with us.